तो अभी मेड वाला नेटवर्क देखेंगे तो इसके अंदर यहाँ पे ये वाला जो नेटवर्क था जो एक्स लेके क्या बना रहा था, अभी भी ये एस और टी बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे नेट के अंदर एक्स गया, ठीक है, इसने पूरा एक्स, इसमें क्या किया इन्होंने, दो टुकड़े जो करके बताया था उसमें भी लगा सकते हैं, वैसे जैसे ये एस और टी बनाने के लिए इधर लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर वो एफाइन कपलिंग वाला ही बनेगा, जो है वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो एफाइन कपलिंग वाली होगी, क्योंकि उसमें आधे टुकड़े आधे की नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करके बाकी आधे की लीनियर ट्रांसफॉर्म हो रही है। ठीक है, इस वाले का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाकी आधे के नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे डिपेंड कर रहा था और ये वाला पार्ट कॉपी था। तो ये नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता था यहाँ पे, है ना। तो अभी जो मैंने डिस्क्राइब किया उसके अंदर ये नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मास्ड ऑटो रिग्रेसिव वाला था। ठीक है, लेकिन जो ये असली मास्ड ऑटो एनकोडर डेंसिटी एस्टिमेटर वाला था, लेकिन जो असली मास्ड ऑटो रिग्रेसिव फ्लो होता है उसके अंदर ये जो एफाइन वाली चीज़ होती है कि ये प्लस हो रहा है और ऐड हो रहा है ना, ये वाली चीज़ तो होती है लेकिन अलग टाइप से होती है। मतलब कि सिंपल पहले एक्स गया पूरा इनपुट में, ठीक है, सारा का सारा एक्स, दो टुकड़े नहीं हुए, ठीक है, और फिर एस और टी के आउटपुट आए। यानी कि जैसे अभी इन्होंने जो किया है, इन्होंने ऐसे किया है कि दो, मतलब जैसे अगर यहाँ पे n इनपुट्स गए हैं तो यहाँ पे 2n आउटपुट्स आए हैं इनके। ठीक है, 2n आउटपुट्स आए हैं या फिर नहीं, 10 st डॉट स्प्लिट st सेल्फ डॉट नेट है तो हाँ, नहीं रुको, सेल्फ डॉट नेट ऑफ एक्स, ये ARMLP है। ARMLP कहाँ था, हाँ, ARMLP ये मेड से बना हुआ है, मेड। ये सेल्फ डॉट नेट ऑफ एक्स, सेल्फ डॉट नेट इसका क्या है, सेल्फ डॉट नेट के अंदर मास्क लीनियर लेयर्स है फॉलोड बाय रेलू। तो इसके अंदर और इसके साइजेस क्या है, एन आउट का साइज यहाँ पे लिया हुआ है। तो पीछे जाएंगे तो इसने एन आउट का साइज क्या दिया है, यहाँ पे सीधा पास कर दिया यहाँ से, और फ्लोस इसके अंदर एन आउट का साइज, एन आउट नेट क्लास एरी, एन आउट का साइज 24 और डायमें नहीं, एन आउट का साइज डायमेंशन इंटू 2। तो यानी ये डबल एलिमेंट्स, हाँ ये रहा ना, डबल एलिमेंट्स प्रिडिक्ट कर रहा है जितना इनपुट लिया था उससे। ठीक है, इसने इधर डाले कितने एलिमेंट्स, तीन एलिमेंट्स, तो यहाँ पे 6 एलिमेंट्स बताएगा। ठीक है, फिर उन 6 एलिमेंट्स को स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 एलिमेंट एस के 3 एलिमेंट टी के आ जाएंगे, और हम ऐसे मल्टीप्लाई करके और ऐड करके z बना लेंगे। ठीक है, फिर ये फ्लिप करने वाली चीज़ तो उसके लिए थी कि सारे एलिमेंट पे डिपेंडेंट हो जाए। ठीक है, अभी लॉग डिटर्मिनेंट तो इसका ये 2 सेकंड बताता हूँ।
ये इधर गया। तो अभी जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन करी है जो ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन है जिसके अंदर एस और टी ऐसे कैलकुलेट हुए थे, इसको इन्वर्स करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एस और टी की वैल्यूज है 6 वैल्यूज, ठीक है। अब हमारे को आउटपुट में हमारे पास मतलब अभी हमने एक्स से जेड बनाया था, हमें जेड से एक्स बनाना है। तो हमारे पास जब जेड की वैल्यू है, यहाँ पे जेड की वैल्यू है, ठीक है। तो अभी हमें एस और टी जैसे जेड के अंदर 10 एलिमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे एस के अंदर भी 10 एलिमेंट हो गए, टी के अंदर भी 10 एलिमेंट हो गए, ठीक है। अभी हमें जेड के 10 एलिमेंट पता है, लेकिन एस और टी का हमें एक एक एलिमेंट्स ही पता है, ठीक है। एस का एक एलिमेंट होगा जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, टी का एक एलिमेंट होगा जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। वो सेम पोजीशन पे होंगे और हमें उस पोजीशन वाले एलिमेंट्स पता होंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है अब कि एस की एक डायमेंशन हमें पता है, टी की एक डायमेंशन हमें पता है, और उसी उसके करस उस वो वाली डायमेंशन हमें जेड की भी पता होगी। जैसे मतलब मान लो एस की सेकंड डायमेंशन हमें पता है, टी की सेकंड डायमेंशन पे वैल्यू क्या है वो पता है, तो जेड की सेकंड डायमेंशन की वैल्यू तो हमें पता ही है क्योंकि हमें ये इनपुट में है, इसमें बैकवर्ड वाले में। तो हम एक्स की सेकंड डायमेंशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं अब, ठीक है, क्योंकि सिर्फ यही एक्स की सेकंड डायमेंशन ही अननोन बचेगी, ठीक है। अब जब हमें एक्स की सेकंड डायमेंशन मिल जाएगी, है ना, तो हम जो अपना मेड वाला नेटवर्क है उसके अंदर हम क्या भेजेंगे, ये वाली पोजीशन, मतलब जो एक्स की सेकंड डायमेंशन क्योंकि पता है तो हम एक्स की सेकंड डायमेंशन यहाँ पे भेज सकते हैं। तो हम एक्स की सेकंड डायमेंशन भेजेंगे यहाँ पे, बाकी जगह पे ज़ीरो ही डाल देंगे सीधा। तो जब एक्स की सेकंड डायमेंशन भेजेंगे तो ये सारे 2 वाले नोड्स तो सही से कैलकुलेट हो जाएंगे, ठीक है। और नहीं रुको, हाँ यहाँ पे डालेंगे तो 1 वाले नोड्स और 2 वाले नोड्स सही से कैलकुलेट होंगे। 1 वाला नोड जो है वो तो सही से कैलकुलेट हो जाएगा क्योंकि 1 वाले के पास एक ही इनपुट था, लेकिन 2 वाला जो नोड था वो गलत कैलकुलेट होगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला तो सही इनपुट गया, यहाँ पे ज़ीरो आया, ठीक है। यहाँ से ज़ीरो, 2 की वैल्यू क्योंकि ज़ीरो थी तो यहाँ से ज़ीरो आया, जबकि यहाँ पे 2 की वैल्यू आनी चाहिए थी। तो ये वाला नोड सही से कैलकुलेट नहीं हुआ, ये वाले नोड सही से कैलकुलेट नहीं हुए, सिर्फ 1 वाले नोड्स जो थे वो सही से कैलकुलेट हो गए अभी तक, ठीक है, फाइनल लेयर के, जब हमने यहाँ पे सेकंड डायमेंशन भेजी। तो जब 1 वाले नोड्स सही से कैलकुलेट हो गए तो हम यहाँ पे एस और टी की एक और डायमेंशन पता चल जाएगी। यहाँ पे 6 आउटपुट है ना, तो एक ये वाला और फिर एक ये एस के कॉरस्पॉन्डिंग और एक टी के कॉरस्पॉन्डिंग भी हमें पता चल जाएगी एक डायमेंशन, ठीक है। तो जब हमें एक और नई डायमेंशन पता चल गई टी के कॉरस्पॉन्डिंग और एस के कॉरस्पॉन्डिंग, तो फिर हम उस डायमेंशन के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं पहले वाले तरीके से, क्योंकि जेड की तो हमें सारी डायमेंशन पता है। और मतलब जैसे मान लो अभी हमें एस और टी की थर्ड डायमेंशन पता चल गई, तो एस की थर्ड डायमेंशन इंटू एक्स की थर्ड डायमेंशन प्लस टी की थर्ड डायमेंशन इज इक्वल टू जेड की थर्ड डायमेंशन। अभी इस इक्वेशन के अंदर हमें जेड की थर्ड डायमेंशन पता है, एस की थर्ड डायमेंशन पता है, टी की थर्ड डायमेंशन पता है, एक्स की थर्ड डायमेंशन पता है, तो हमने अब एक्स की थर्ड डायमेंशन भी निकाल दी। जब हमने एक्स की थर्ड डायमेंशन निकाली तो हमारे पास अब एक्स की सेकेंड डायमेंशन भी है, थर्ड डायमेंशन भी है, तो हम इन दोनों को हम भेजेंगे यहाँ पे। और अब इस बार 2 भी कैलकुलेट होगा सही, 1 भी कैलकुलेट होगा सही, तो फिर वैसे ही करके हमारे पास ऐसे तो एक्स की थर्ड डायमेंशन भी आ जाएगी सेम करके, ठीक है। और ये ऐसे ही इधर लिखा होगा फॉर लूप के अंदर, ठीक है। एक एक करके ith डायमेंशंस कैलकुलेट हो रही है, ठीक है, फॉर लूप के अंदर, इसके अंदर देखो। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन थी इसका, एक बार ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या हो रहा था, ये पहली बात तो इसके ट्रांसफॉर्मेशन की है कि ये इन्वर्स, ये जो मास्ड ऑटोग्रेसिव फ्लो वाली ट्रांसफॉर्मेशन है ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन से ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, ठीक है।
क्यों है? क्योंकि एक बार तो देखो आधे एलिमेंट्स इसमें सीधा कॉपी हो रहे थे, कोई प्रोसेस हो ही नहीं रहा था आधे एलिमेंट्स के ऊपर, ठीक है? लेकिन इसके ऊपर सारे के सारे एलिमेंट्स प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है? प्रोसेस हो रहे हैं मतलब कि अ, जब हम ये करते हैं कि आधे एलिमेंट्स से हमने नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाया है ना? इसमें क्या हो रहा था कि आधे एलिमेंट्स का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था बेस्ड ऑन सम नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अदर हाफ ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है? लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि हर एलिमेंट का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बेस्ड ऑन नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स अकरिंग बिफोर इट, ठीक है? तो इसमें जैसे एस और टी की जो वैल्यूज थी, जो एस और टी की ith वैल्यू थी, है ना? एस की ith वैल्यू और टी की ith वैल्यू वो इनपुट के कौन कौन से एलिमेंट्स पे डिपेंड कर रही थी? 1 से लेके i-1 सारे एलिमेंट्स के ऊपर, ठीक है? और नॉन लीनियर तरीके से डिपेंड कर रही थी, ठीक है? तो हमारे पास जो इनपुट था, है ना? उसका हमने नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किया, ठीक है? और नॉन लीनियर ऑटो रिग्रेसिव ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? तो हाँ, तो अभी क्या बता रहा था? तो जो ith अभी नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करके हमने एस और टी बनानी है, लेकिन क्योंकि हमारे को इन्वर्टेबल चाहिए, है ना? हमने एस और टी तो नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करके बना दिया, लेकिन जो हमारा लेयर का आउटपुट होगा, एक फ्लो वाली लेयर का जो आउटपुट होगा, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से आएगा, अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन से आएगा, ठीक है? और हर एलिमेंट की अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं अभी हम, ठीक है? तो ये जो ये वाला सेकंड डायमेंशन वाला एलिमेंट है एक्स का, ये एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा और एक नंबर इसमें ऐड होगा, ठीक है? और जिस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, जिस नंबर पे ऐड होगा, ये सेकंड डायमेंशन वाला, जो नंबर इसके साथ ऐड होगा, जो नंबर अभी मतलब चलो ये पहली डायमेंशन वाला देख लो, ठीक है? पहली डायमेंशन वाले नंबर के साथ जो नंबर ऐड होगा और जो नंबर मल्टीप्लाई होगा, वो डिपेंड करेगा इन दो डायमेंशंस के ऊपर, ठीक है? ये थर्ड डायमेंशन पे ये जो नंबर आएगा, ये 1 और 2 पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है? एस एक आएगा आउटपुट और एक टी आउटपुट आएगा, ठीक है? फिर एस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, टी को ऐड करेंगे किसके अंदर? इसी नंबर के अंदर, ठीक है? ऐसे ही 1 के साथ भी होगा, 2 के साथ भी होगा, ठीक है? तो मेन चीज़ क्या है कि उसके अंदर अफाइन वाले के अंदर क्या हो रहा था कि आधी जो आधे नंबर्स का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा था, वो बाकी आधे के ऊपर डिपेंड कर रहा था, ठीक है? लेकिन अभी हम मास्ट वालों ने क्या किया, डिपेंड करने का अच्छा तरीका ढूंढ लिया, मतलब ज़्यादा डिपेंड करवाने का तरीका ढूंढ लिया कि ith एलिमेंट को उसके सारे प्रीवियस वाले एलिमेंट्स पे डिपेंड करवा दो, ठीक है? ith एलिमेंट की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उसके सारे प्रीवियस वाले एलिमेंट्स के ऊपर नॉन लीनियर तरीके से डिपेंड करेगी, ठीक है? तो ऐसे ये था, ठीक है? अभी इसमें देखोगे कि ये वाली जो चीज़ थी, है ना? ये सीधी हो गई थी। ये फॉरवर्ड वाला पास सीधा था और बैकवर्ड वाले पास के अंदर फॉर लूप था, ठीक है? अब क्योंकि नॉर्मलाइजिंग फ्लो दोनों तरफ से सिमेट्रिक होते हैं, दोनों मतलब इनपुट की डायमेंशन आउटपुट की डायमेंशन सेम होती है ना? तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड को आपस में पलट भी सकते हो, ठीक है? ये जो मास्ड ऑटो रिग्रेसिव फ्लो था, ये क्या कहता था कि हम ट्रेनिंग के टाइम पे तो क्या करेंगे, क्योंकि हमें ट्रेनिंग जल्दी चाहिए, तो हम सीधा एक्स डालेंगे और उससे एक झटके में जेड बनवा देंगे, ठीक है? और जब हमें इन्फ्रेंस करनी है तो हमें जेड सैंपल करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से, उस जेड को इधर डालेंगे, ठीक है? जब नहीं, जेड इधर डालेगा क्या? जेड कहाँ डालेगा? ये वाला कौन सा है जो तुम अभी एक्सप्लेन कर रहे हो कि एक झटके में हम हाँ, Z एक झटके में मतलब कि न्यूरल एक्स की वैल्यू 3 गई न्यूरल नेट के अंदर, ठीक है? फिर उसने अगली लेयर्स के आउटपुट बनाए, ठीक है? न्यूरल नेट ने तो एक ही बारी में पैरेलली सारे प्रोसेस कर दिए ना, फिर ये सारे पैरेलली प्रोसेस हो गए,
मतलब ये वाली लेयर से ये वाली लेयर 1 सेकंड में बन गई बस। और ये वाली लेयर से ये वाली लेयर, नीचे वाली लेयर से ये वाली लेयर बिल्कुल मतलब ऑर्डर ऑफ 1 में बन जाएगी, ठीक है? क्योंकि जीपीयू सारे पैरेलल में मल्टीप्लाई कर देता है मैट्रिक्स को। है ना? हाँ, तो ये वाली बात ठीक है। अब जब फिर दोबारा से एक बार सोचते हैं कि Z से X कैसे बना था? यहाँ पे आउटपुट में Z आ रहा है? नहीं, Z नहीं आ रहा। आउटपुट में S आ रहे हैं और T आ रहे हैं, ठीक है? और X के साथ S को मल्टीप्लाई करके, है ना? और 2 सेकंड रुको, इधर बनाते हैं। तो सही है, एनोटेशन टूल। तो ये 3 जो है किसके कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे? ये 3 जो है सही से नहीं बन ये रहा है। 3 जो है S के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे और ये 3 जो है ये T के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, ठीक है? तो अब ये 3 के लिए भी इसके भी नंबर्स असाइन होंगे, 3, 1 और 2, ठीक है? तो ये 3 वाला जैसे इन सब से कनेक्टेड होगा प्रीवियस लेयर के चारों से, ठीक है? और 1 वाला किसी से कनेक्टेड नहीं होगा, 2 वाला 1 वालों से कनेक्टेड होगा, ठीक है? और ये जो आया है ना? यहाँ पे मतलब 3 नोड बनाए हैं हमने, ये एस के है, ये यहाँ पे टी के है, ठीक है? और ये जो x1 है ना? x1 का फर्स्ट एलिमेंट x1 का फर्स्ट एलिमेंट जाता है, इस वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है और फिर उसमें जो आउटपुट आता है उसका वो इसके साथ ऐड होता है, ये वाले एलिमेंट्स के साथ। और फिर फाइनल हमारे आउटपुट वेक्टर का कुछ पता चल रहा है, ये सारा गंदा ही हो गया लग रहा है, रुको। थोड़ा रुको, फिर दोबारा ट्राई, 2 से। है ना? 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर। तो 3 वाला सबसे कनेक्टेड है और 2 वाला भी मतलब अब ये 3 वाला सबसे कनेक्टेड है, 2 वाला सिर्फ 1 वालों से कनेक्टेड है
और 1 वाला किसी से कनेक्टेड नहीं है। अब जो x1 जो x का फर्स्ट एलिमेंट है, कैसे करेंगे इसके अंदर अब प्लस और एडिशन, ये s जो x का फर्स्ट एलिमेंट है वो उसके अंदर ये वाला एलिमेंट, जैसे अगर ये वाला ये s के एलिमेंट्स है और ये t के एलिमेंट्स है, तो जो तो ये जो सेकंड लेयर है वो कौन सी है? 2 सेकंड, सेकंड लेयर कौन सी? जो टी और एक्स के बीच में है। किसके बीच में? टी और एक्स, x1 x2 x3 के। t और x1 x2 x3 के बीच में है। हाँ उसके बीच में तो t यहाँ पे है, वो इस वाली लेयर से बना है। t जो है वो ये वाली लेयर से बना है ना? हाँ। हाँ, तो x1 x2 x3 के बीच में कौन सी लेयर है? ये t के 3 एलिमेंट है, ये s के 3 एलिमेंट्स है। यहाँ यहाँ पे s के 3 एलिमेंट्स है और ये वाले 3 t के एलिमेंट्स है। तो अब जो x के 3 एलिमेंट्स थे उससे हमने ऐसे चलते गए आगे की तरफ नेटवर्क के अंदर, और हमने s के 3 एलिमेंट्स बना लिए और इधर जाके t के एलिमेंट्स 3 बना लिए। ठीक है, इतनी बात हो गई पक्की? ये कनेक्टिविटी कैसी थी, कैसे पता चल गई थी? जो ये 3 वाला है ये सबसे कनेक्टेड है। 2 वाला जो है, जो ये 3 वाला है ये सबसे कनेक्टेड है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। 2 वाला सिर्फ 1 वालों से कनेक्टेड है, यहाँ पे और यहाँ पे, और 1 वाला किसी से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा गंदा हो गया है यहाँ पे। और हाँ तो अब ये क्या करेंगे, इसका ith एलिमेंट लेंगे। ठीक है, इसके ith एलिमेंट को लेंगे और इस वाले को ith एलिमेंट को लेंगे। पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, फिर इसका जो आउटपुट आएगा उसके साथ ये वाला एलिमेंट ऐड होगा और फिर आएगा z का ith एलिमेंट। ठीक है, अब हमें ये zi पता है। ठीक है, सारे सारे zi पता है, z1 z2 z3 ऐसे, है ना? अब इनमें से हमें z1 z2 z3 तीनों पता है और अब हमें x बनाने हैं। ठीक है, अब क्योंकि ऐसी बात है कि जो ये ये वाला सेकंड डायमेंशन वाला है और ये इधर सेकंड डायमेंशन, इधर नहीं, ये सेकंड डायमेंशन वाला है, ये हमें पहले से ही पता है s और t की वैल्यू, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। तो हम इनका इस्तेमाल करके ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू का इस्तेमाल करके सीधा, और क्योंकि हमें z2 पता है तो यहाँ से हम इन दोनों का इस्तेमाल करके यहाँ से माइनस करके और डिवाइड करके यहाँ से वापस x2 पे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर जब हमारा x2 कैलकुलेट हो जाएगा तो हम फिर ऐसे भेजेंगे आगे, है ना? ये सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बैकवर्ड पास था और वो फॉरवर्ड पास था। ठीक है, पहले वाला जिसमें सीधा हो जाता है, लेकिन अब हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है, उल्टा करने का मतलब कि हम जैसे ट्रेनिंग के टाइम पे क्या करेंगे, ये लोग जो मास्ड ऑटोग्रेसिव वाले हैं वो ट्रेनिंग के टाइम पे x भेज देंगे यहाँ पे सीधा, और फिर यहाँ से सीधा z कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इकट्ठा मिल जाएगा इनको। लेकिन इन्फ्रेंस के टाइम पे जब इनको z सैंपल करके इसमें नेटवर्क में भेजना होगा तो पहले z2 का इस्तेमाल करके x2 बनाएंगे, फिर x2 को इस नेटवर्क के अंदर भेज के जो अगला नंबर बनेगा, है ना, ये वाला बनेगा 2 वाला, क्योंकि वो सिर्फ 1 पे डिपेंड कर रहा था। तो ये वाला जब बनेगा, है ना, इस वाले का s बनेगा, इस वाले का t बनेगा, है ना? फिर जब क्या वो प्रोसेस फास्ट है होएगा? ये प्रॉब्लम क्या? स्लो नहीं हो जाएगा वो हाँ, ये काफी? स्लो हो जाएगा ना, जनरेशन वाला प्रोसेस फिर स्लो हो जाएगा। ठीक है, इन्फ्रेंस हाँ के टाइम मतलब जब जनरेट कर रहे होगे नए सैंपल, ट्रेनिंग के टाइम पे तो तेज होगा। ठीक है, तो इन्वर्स ऑटो रिग्रेसिव फ्लो वाले करते हैं, क्या करते हैं कि
उल्टा कर देते हैं। कहते हैं कि जब हम ट्रेनिंग करेंगे, है ना, तो हम ऐसे नेटवर्क चलाएंगे। यहाँ पे हम ट्रेनिंग के टाइम पे क्या बनाना होता है, हमें एक्स से जेड बनाना होता है। तो हम ट्रेनिंग के टाइम पे ये इनपुट में डालेंगे, इधर x1 x2 x3, ठीक है। अब और उस समय नेटवर्क उल्टा चलाएंगे, ठीक है। कि मतलब हम कहेंगे कि मतलब बस जहाँ पे भी एक्स लिखा है ना, उसका नाम जेड बदल दो हर हर जगह, और जहाँ पे जेड लिखा है वहाँ पे एक्स लिख दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे ट्रेनिंग के टाइम पे क्या होगा कि x1 x2 x3 तीनों पता है, और अब हम z1 z2 z3 बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि यहाँ पे है पीछे की तरफ। जो चीज़ यहाँ पे होती है उससे यहाँ नीचे वाली चीज़ बनाने के लिए तो हमें फॉर लूप लगा के लंबा सा चीज़ करनी पड़ती है, एक एक करके, है ना। तो इसलिए ये घटिया हो जाएगा, मतलब इसमें ट्रेनिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन इन्फ्रेंस के टाइम पे जब हमें Z1 Z2 Z3 पता है, तो हम सीधा आगे भेज के वो ये x1 x2 x3 बना सकते हैं, ठीक है। हम्म। है ना। तो इनवर्स ऑटो रिग्रेसिव वाले ये कहते हैं कि हम उल्टा कर देंगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड को। जैसे अब यहाँ पे ये देखो इन्होंने क्या किया है कि फॉरवर्ड वाले को बैकवर्ड असाइन कर दिया और बैकवर्ड वाले को फॉरवर्ड असाइन कर दिया। फॉरवर्ड वाले को फॉरवर्ड वाले को बैकवर्ड असाइन हुआ है, बैकवर्ड वाले को फॉरवर्ड असाइन हुआ है, ठीक है। तो ये तो माउस से कर रहे हो। नहीं, फॉरवर्ड वाले को बैक दिख रहा है, इस पे कुछ दिख ही नहीं रहा होगा। कुछ दिख रहा है, कौन सा कलर दिखेगा, वाइट ही दिखेगा शायद। तो एनोटेट किससे कर रहे हो? स्टाइलस से। अच्छा, स्टाइलस से कर रहे हो। हाँ, सही है। दिख रहा है वाइट का। हाँ, दिख रहा है, बट अभी देखो, स्टाइलस से कर रहे हो तो इतना खराब स्मूथ क्यों नहीं आ रहा? फॉरवर्ड से बैकवर्ड असाइन हो गया, बैकवर्ड को फॉरवर्ड असाइन हो गया, ठीक है। तो ये IAF, मतलब बस ये बदला है इसने IAF में, ठीक है। अब इससे एक नया आता है पैरेलल वेवनेट। ये क्या कहते हैं कि हम ट्रेनिंग भी फास्ट करेंगे और टेस्टिंग भी फास्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कहते हैं, देखो इन्होंने क्या किया है। सबसे पहले तो ये एक बोलते हैं कि हम टीचर नेटवर्क रखेंगे, ठीक है। जो टीचर नेटवर्क है वो हम ट्रेन करेंगे MAF का इन्वर्स वाली चीज़ से। अब जो MAF की इन्वर्स वाली चीज़ थी, है ना, वो तेज थी, मतलब जो जिसको ये इन्वर्स बोलते हैं ना, वो मतलब वो तेज वाली चीज़ है, ठीक है। तो तेज वाली चीज़ कौन सी है, मतलब कि ये जो ये वाला पास था, है ना, ये वाला पास तेज वाला था, ठीक है। तो ये ऐसे ये वाला जो चीज़ है इसको एम MAF का इन्वर्स है। और नहीं बोलेंगे। क्या फॉरवर्ड स्ट्राइक नहीं बोलेंगे इसे। क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड नहीं होगा, फॉरवर्ड पास नहीं होगा हाँ, इसको ये। फॉरवर्ड पास बोल लो, लेकिन इसको मतलब ये MAF का इन्वर्स बोल रहे हैं वो, मतलब इन्वर्स और मतलब एक चीज़ दूसरे का इन्वर्स है, बस ये बात है, ठीक है। तो अभी ये MAF का इन्वर्स मतलब जो तेज वाली चीज़ है, ठीक है। इसको इन्होंने इन्वर्स इसलिए बोला है हाँ। क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ उसको मानते हैं जो जनरेशन के टाइम इस्तेमाल होती है। तो MAF के जनरेशन के टाइम कौन सा इस्तेमाल होता है, स्लो वाला इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ट्रेनिंग के टाइम में आपका फास्ट वाला इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन जो जनरेशन के टाइम वाला होता है उसको वो सही वाला बोलते हैं, और जो ट्रेनिंग के टाइम होता है, जो जनरेशन के टाइम नहीं होता उसको इन्वर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने इसको इन्वर्स बोला हुआ है, ठीक है। तो अब ये इधर तेज वाला इस्तेमाल करके ये वाला नेटवर्क ट्रेन कर लेंगे, ठीक है। ट्रेन तो हो जाएगा तेज से, ठीक है। जब ये वाला ट्रेन हो गया तो अब हमने उसको ये IF वाले नेटवर्क को हम नया ट्रेन करेंगे, ठीक है। नए ट्रेन करने की कोशिश करेंगे इसका इस्तेमाल करके, ये वाले MAF के इन्वर्स का इस्तेमाल करके, ठीक है। कैसे करेंगे कि अभी IAF के अंदर हम Z भेजेंगे, ठीक है, यहाँ पे नीचे से, ठीक? और उससे X बनवाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि IAF
जेड से एक्स तो काफ़ी जल्दी बनाता है। जेड से एक्स बनाने वाली चीज़ क्या है? जनरेशन वाली चीज़ है। आईएफ जनरेशन वाली चीज़ तो काफ़ी जल्दी कर सकता है, तो ये जेड से एक्स बहुत जल्दी बना देगा, ठीक है? और साथ में प्रोबेबिलिटी भी आउटपुट करता है। ये तो मतलब हर जगह ही है, लॉग प्रोबेबिलिटी आउटपुट करी हुई है ना, ये लॉग डिटरमिनेंट है ना। तो वही मतलब ये वैसे ये लॉग प्रोबेबिलिटी वो वाली है जो पिछली बार दिखाई थी ना, कहाँ दिखाई थी कि प्रायर का इस्तेमाल करके, जो यू पर के ऊपर प्रायर है उससे बनती है ना, तो वो है ऐसे। दिखाना ही बंद। दिखाऊं? कहाँ पे हाँ। लॉग प्रोबेबिलिटी दिखानी है ना, 2 सेकेंड। ये कहाँ थी? किधर थी? रुको 2 सेकेंड। हाँ, यहाँ पे थी। अभी तो ये रही प्रायर लॉग प्रोबेबिलिटी, ये वाली जो बताई थी पिछली बार। ये मॉडल के अंदर एक्स भेज के आती है। ये बाद में अभी फिर दोबारा बताऊंगा, ठीक है? कुछ नहीं होता, मतलब बस ये मान लो अभी तो कि ये लॉग प्रोबेबिलिटी बता सकता है यहाँ पे, ठीक है? ये आईएएफ का नेटवर्क जो है, ठीक है? वैसे चेंज ऑफ वेरिएबल फार्मूले से आ जाती है ये वाली, ठीक है? और ये मतलब आईएएफ के फॉरवर्ड ने यू लिया, ठीक है? यू क्या है? जो जेड है ना? जेड सैंपल करके ये जेड से एक्स बहुत जल्दी बना सकता है आईएएफ वाला। ये जनरेशन वाला टाइम का है, ठीक है? अब इसकी प्रोबेबिलिटी भी ये देता है साथ में, ठीक है? जब हम एक्स को, ये जो एम एफ के इनवर्स वाला नेटवर्क है, ये इनपुट में तो एक्स ही लेता है, ठीक है? इनपुट में एक्स लेके जेड बनाने का काम करता है, ठीक है? तो अब इससे हमने एक्स लेके जेड बनवाया, ठीक है? और जेड के साथ में ये इसकी प्रोबेबिलिटी भी देता है। नहीं, हाँ, हम्म। ठीक है। प्रोबेबिलिटी आउटपुट नहीं करेगा सीधा ये, लॉग डिटरमिनेंट वगैरह आउटपुट करेगा ये, ठीक है? उससे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? फिर इन दोनों प्रोबेबिलिटी को हम मैच कराने की कोशिश करेंगे केएल डाइवर्जेंस से। तो ये वाली चीज़ से क्या होता है? अब ये मतलब सबसे पहले तो हमने इसको ट्रेन किया, ठीक है? फिर हमने इसको ट्रेन ट्रेन करेंगे हम अगली बार, और इसके वेट फ्रीज रहेंगे, ठीक है? इस तो हमें क्या कितना टाइम लगा अभी? 2 टाइम्स ये वाले नेटवर्क को ट्रेन करने में जितना टाइम लगता है जो ऐसे सीधा जाता है ना, फॉरवर्ड वाला, जो एमएएफ को ट्रेन करने में टाइम लगना था, उतना 2 बार लगा हमें टाइम अभी, ठीक है? ये वाली चीज करने से। लेकिन आईएएफ के केस में हमें कितना टाइम लगता? हम एक एक करके प्रिडिक्ट करते रहते हैं ना, फिर उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता। तो अभी ये था, ठीक है?